Okay, so good morning everyone. Today we are going to learn about how we can secure web applications. What are the problems that occur there and what are the tools which are going to help us in assessing the problems there, right? So in this class we are going to learn about what is web application pen testing, what are the vulnerable web applications that are there in the industry to test out and to practice our skills, and then we are going to see hello. Hello, Amarjit, am I audible? Amarjit, can you confirm if I'm audible and clearly visible? Okay, okay, fine. So, as I was discussing, in this class, we are going to learn about web application security. So, we are going to see what is web application pen testing or web application penetration testing, what are the vulnerable web applications, and what is OWASP top 10. And then we are going to learn a few vulnerabilities that are defined in OWASP top 10, like broken access control and cryptographic failures. And then we are also going to learn how we can use Burp Suite to basically test out the things and perform different activities on it, right? टू बिगिन विथ, सिंस आज हम लोग वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बार जस्ट एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि वेब एप्लीकेशंस के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशंस कैसे वर्क करती है, राइट? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर इज दैट कि वेब एप्लीकेशन ना क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर से चलता है. ओके, सो आई थिंक प्रशांत इज हियर. सो हाय प्रशांत. सो जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था ना कि आज हम लोग वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं. सो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे कि वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग क्या होता है, क्या क्या उसमें अलग चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, राइट? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेब एप्लीकेशंस क्या होती है, राइट? जो भी हम वेब एप्स या फिर वेबसाइट्स विजिट कर रहे होते हैं, कि हम गूगल विजिट कर रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया साइट्स विजिट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनमें ना जो स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं रफली बोलूँ तो एक क्लाइंट रहता है और एक वेब सर्वर रहता है. जैसे हमने पहले भी HTTP के टाइम पे भी सीखा था कि जो क्लाइंट साइड होती है वो है कि जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हम टाइप करते हैं URL और उसके बाद वो वेबसाइट आ जाता है, उस पर हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और जो भी डेटा हम वहाँ पे देख रहे होते हैं या कुछ फंक्शनलिटीज उस वेब एप्लीकेशन में वर्क कर रही होती है ना, तो वो यूजुअली सर्वर के एंड पे रिक्वेस्ट जाता है फ्रॉम द क्लाइंट साइड एंड फिर सर्वर वहाँ पे रिस्पॉन्स भेजता है. कुछ रिस्पॉन्स आता है, कुछ मे बी आप एक फॉर्म सबमिट कर रहे हो लॉगिन का कि आपने लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है, तो वो रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे लिखा, वो गया सर्वर के पास, सर्वर ने उस चीज़ को प्रोसेस किया, उसने चेक किया कि वेदर यू आर द करेक्ट पर्सन हु इज़ लॉगिंग इन, आपके पास परमिशन है या नहीं लॉगिन करने की, एंड देन सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स भेजा जो कि जेसॉन फॉर्मेट में यूजुअली भेज रहा है सर्वर. और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट मे बी आपको कोई दूसरे वेबसाइट पे कोई दूसरे वेब पेज पे लेके गए और वहाँ पे कुछ शो किया या आपका प्रोफाइल शो हुआ, आपके डिटेल्स आए वहाँ पे, राइट? सो दिस इज हाउ द वेब एप्लीकेशन वर्क. तो अभी हम देख सकते हैं कि सर्वर चल रहा है, एक कंप्यूटर है जो कि सर्वर है वहाँ पे चल रहा है, राइट? एंड देन there are some requests that are sending. So इन सब चीज़ों में ना बहुत सारी जगह पे कुछ गलतियां रह जाती है कि आप सर्वर साइड पे कोड लिखते हो जो कि वेब सर्वर का आपका कोड है, फिर क्लाइंट साइड के लिए भी आप कोड लिखते हो, जैसे HTML CSS यूज़ करके आप कोड लिखते हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो, तो वहाँ पे कहीं कहीं गलतियाँ रह जाती है डेवलपर्स से, कुछ वल्नरेबिलिटीज़ रह जाती है या फिर सर्वर में भी कुछ कन्फिगरेशंस गलत कर रखी है. जैसे हमने अब तक देखा है कि वल्नरेबिलिटीज़ या फिर मिसकन्फिगरेशंस, दीज आर द टू थिंग्स विच अ हैकर और अ पेनिट्रेशन टेस्टर विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट टू गेन एक्सेस, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो अलग अलग एंटिटीज़ है, उसमें भी अलग अलग फिर डेटाबेस आ जाता है, एक और एंटिटी अलग, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे प्रॉब्लम्स रह सकती है जिनको एक्सप्लॉइट करके उनको वल्नरेबल कर रहे होते हैं, उन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके अटैक्स हो रहे होते हैं, राइट? तो इस केस में क्या होता है कि जो यूज़र्स है, बहुत सारे यूज़र्स लॉग इन करते हैं, उनका डेटा स्टोर्ड रहता है, वो यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट्स को, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है.
सो उस चीज़ को ताकि ना आए, ताकि कोई भी यूज़र जब अपना अकाउंट लॉगिन करे किसी वेबसाइट पे वो सेफ एंड सिक्योर रहे, वो डेटा कहीं और चला ना जाए या कुछ और प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए हम लोग आते हैं वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग पे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे, सो दैट कि हम अटैक सिमुलेट करते हैं उस वेब एप्लीकेशन के ऊपर, जिससे कि हम सिक्योरिटी को असेस कर रहे हैं कि वो सिक्योर कितना है वो एप्लीकेशन, राइट, उसका सर्वर साइड कितना सिक्योर है या क्लाइंट साइड पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद हम वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ या वीकनेसेस हैं इस एप्लीकेशन में जिसको हमें ठीक करनी है। एंड देन हम डिटरमाइन करते हैं कि इसको फिक्स कैसे करना है, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, कोई वल्नरेबिलिटी है, तो फिर कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं हम कि वो बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एंड ऑब्वियसली इट इज़ क्रूशियल फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम एंड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ सेंसिटिव डेटा, क्योंकि हमें पता है कि वेबसाइट्स में हमारा बहुत सारा डेटा रहता है एंड इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड डेटा इज़ द न्यू करेंसी, राइट, सो डेटा सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो वेरी बिग पार्ट हियर। सो उसके जो स्टेप्स होते हैं, पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, जैसे हमने होस्ट सिक्योरिटी में भी देखा था कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करना है कि आप किस चीज़ को टेस्ट कर रहे हो या अटैक कर रहे हो। आफ्टर दैट आप वहाँ पे रिसर्च एंड एक्सप्लॉइट करते हो कि आप पता करते हो कि क्या क्या उसमें वल्नरेबिलिटीज़ है या फिर हो सकती है क्या क्या सर्विसेज रन हो रही है जहाँ पे मैं टारगेट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद आप रिपोर्टिंग करते हो, रिकमेंडेशंस देते हो एंड देन आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो और बाकी क्लीन अप कर लेते हो अपना मेस। सो दैट वाज अबाउट वेब सिक्योरिटी की क्यों चाहिए हमें वेब सिक्योरिटी, और हम कैसे मतलब कैसे टेस्ट कर रहे होते हैं या क्यों टेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। मे भी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। सो क्या होता है ना कि ऐसे एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, वेब एप्लीकेशंस बनवाए गए हैं जिनमें जानबूझ के बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ डाल दी गई है, मिसकन्फिगरेशंस डाली गई है। सो उससे क्या होता है ना कि जो लर्नर्स होते हैं या फिर जो डेवलपर्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी सीख रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, उनको पता चले कि ये प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं या फिर इनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो उससे एक अच्छा आइडिया लगता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड DVWA, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। एंड ये एक PHP MySQL वेब एप्लीकेशन है। दैट मीन्स इसका जो डेटाबेस है वो यूज़ कर रहा है MySQL, एंड PHP इज़ द कोडिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू कोड द बैकएंड, राइट। एंड उसके बाद क्या है, ये सिमुलेट करता है जो भी कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि इसमें जानबूझ के सारी वल्नरेबिलिटीज़ डाली गई हैं। एंड इसका यूज़ वही है कि प्रैक्टिस करने के लिए कि क्या कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज़ है जो डेवलपर्स से हो रहा है, सो दैट दे कैन फिक्स इट बाई प्रैक्टिसिंग फ्रॉम देयर। एंड इट्स एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, सो ये उसका गिटहब रिपोजिटरी है। यहाँ पे जाके यू कैन एक्चुअली ओपन इट। सो दिस इज़ बेसिकली द गिटहब फॉर देम। एंड यहाँ पे इसका डॉकर इमेज भी अवेलेबल है, सो आप डॉकर हब पे जाके भी सर्च कर सकते हो। यू कैन सी द फर्स्ट वन दैट केम हियर इन माय सर्च। So you can see vulnerables web DVWA, it is there, right? And this is how the UI of that website looks like. So basically ये क्या है ना, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड है जहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हाउ थिंग्स वर्क। सो अभी आज का सेटअप क्या है, जो भी हम आज प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे उसके लिए हमने एक सेटअप डिफाइन किया है, राइट। सो दिस इज आवर होस्ट मशीन और काली लिनक्स मशीन, एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर। और इसके ऊपर क्या करेंगे हम, यूजिंग डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेज यूज करके हम एक कंटेनर रन करेंगे विच विल बी ऑफ द DVWA सर्वर। एंड इसका IP एड्रेस इस रेंज में होगा, इट माइट बी 0.2 और 0.3 डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से कंटेनर्स आगे से रन हो रहे हैं आपके। एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ वर्चुअल राउटर। सो ये जो है डॉकर इंटरफेस का IP एड्रेस है हमारे काली मशीन के लिए, इट विल बी 17.0.1, और जो दूसरा है दैट विल बी 17.0.2 और 0.3 सो ऑन, राइट। सो ये आज का सेटअप है। इसको यूज़ करके हम क्या करें, काली मशीन में डॉकर कंटेनर रन होगा एंड हम उसको एक्सेस कर रहे होंगे फ्रॉम दैट वेबसाइट। सो अब DVWA सेटअप करना बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि इसका डॉकर इमेज अवेलेबल है हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली डॉकर इमेज को पुल करके वहाँ से हम रन करेंगे।
सो sudo docker run एंड डैश डैश rm एक ऑप्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं डॉकर जब हम कंटेनर रन कर रहे होते हैं ना, सो दैट कि जैसे ही हम एग्जिट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो वो कंटेनर डिलीट हो जाएगा. फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग डैश डैश rm. एंड डैश आई टी इज़ फॉर इंटरेक्टिव मोड. आप इसको डैश डी करके डिटैच मोड में भी रन कर सकते हो. सो दैट इज़ टोटली अप टू यू. सो दिस इज़ द बेसिकली दिस इज़ द डॉकर इमेज, राइट. यहाँ से vulnerable स्लैश वेब डैश dvwa, यहाँ से हम डॉकर इमेज को पुल करेंगे एंड देन वी विल रन द कंटेनर. सो जैसे हम कंटेनर रन करेंगे, हम ब्राउजर पे जाके जब इस आईपी एड्रेस पे पोर्ट नंबर 80 को एक्सेस करने जाएंगे ना, एट दैट टाइम वी विल गेट दिस लॉग इन पेज ऑफ dvwa. इसका जो पासवर्ड है ये सेट है एडमिन एंड द पासवर्ड शुड बी पासवर्ड, राइट. तो ये यूज़र नेम पासवर्ड हम एंटर करके इजीली लॉग इन कर सकते हैं. एंड वंस यू लॉग इन यू विल रीच दिस पेज. ये वेलकम पेज आएगा, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर ऑल डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज दैट आर प्रेजेंट इन दिस ऐप, राइट. कमांड इंजेक्शन, CSRF, फाइल अपलोड, डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज आर देयर लिस्टेड. आप इनमें क्लिक करके एक एक वल्नरेबिलिटीज को आप चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, राइट. बट उससे पहले क्या होता है, हमें सेटअप कर लेना होता है. सो यहाँ पे आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर में सेटअप स्लैश रीसेट DB का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको क्लिक करना है. तो ये एक पेज ओपन होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, PHP का वर्जन, सारी डिटेल्स हैं. एंड एंड में जाके आपको क्रिएट और रीसेट डेटाबेस पे क्लिक करना है. And once you have done that, you can also set the security level to low or medium in the DVWA security page. So इससे क्या होता है ना, 3-4 लेवल्स पे ये होता है इसका जो सिक्योरिटी लेवल है. सो जैसे लो सिक्योरिटी पे लेवल पे रहोगे ना, तो वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ईजी होगी एक्सप्लॉयट करना. सो आई विल रिकमेंड कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो विल स्टार्ट विद दिस लो सिक्योरिटी लेवल, एंड धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मीडियम एंड हाई पे जाके आप चेक कर सकते हो. जैसे कि किसी भी गेम में होता है ना कि लो मीडियम हाई डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है. इन द सेम वे हियर ऑल्सो लो मीडियम हाई, जैसे कि कितना डिफिकल्ट है उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉयट करना इन दैट वे, राइट. सो दिस वॉज अबाउट द डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन. इसको हम यूज़ करने वाले हैं आज बहुत ज़्यादा टू अंडरस्टैंड द वल्नरेबिलिटीज़. तो अभी ये सब तो ठीक है कि ठीक है, इतने अलग अलग टाइप्स के वल्नरेबिलिटीज़ हो सकते हैं, मिसकन्फिगरेशंस हो सकते हैं. सो उसमें अब क्या है ना कि देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड OWASP, एंड its full form is Open Worldwide Application Security Project. So what they do is that उन्होंने लिस्ट बनाया है कि जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस में जो पाई जाती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं. सो उनको उन्होंने लिस्ट किया एंड दे मेंटेन दैट. सो एवरी 4 years, आफ्टर एवरी 4 years दे मेंटेन, दे रिलीज अ न्यू लिस्ट ऑफ द टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ दैट आर प्रेजेंट. सो लास्ट वल्नरेबिलिटीज़ का जो लिस्ट आया था दैट केम इन 2021. एंड ये एक स्टैंडर्ड अवेयरनेस डॉक्यूमेंट है. इट वर्क्स लाइक अ डॉक्यूमेंट फॉर द डेवलपर्स की जो डेवलप कर रहे हैं उनको भी अवेयर करने के लिए कि दीज आर द काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ दैट माइट ऑकर, ताकि वो लोग उस हिसाब से कोड करें कि वल्नरेबिलिटीज़ ना रहे, राइट. और फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी के जो देखते हैं कि एप्लीकेशन सिक्योर होना चाहिए. सो फॉर दोज पीपल ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट. एंड ये कंपाइल्स करता है पूरे लिस्ट को एंड अक्रॉस द टेक्नोलॉजीज, राइट. सो दिस इज देयर वेबसाइट OWASP Top 10. यहाँ पे आप इस लिंक से फॉलो कर सकते हो. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो अबाउट देम. एंड दिस इज़ द टॉप 10 लिस्ट फॉर 2021, राइट. आप अलग अलग उसको पढ़ सकते हो. आप देख सकते हो यहाँ पे क्या CWE's मैप है, क्या इसमें नंबर्स है, और द ओवरव्यू और एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम दिस साइट. सो जो OWASP Top 10 2021 है उसमें क्या क्या टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ है जो लिस्टेड है. सो दीज आर द टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ दैट दे लिस्टेड. इसमें सबसे पहले आता है A01, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल. देन वी हैव क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स, इंजेक्शन अटैक्स, इनसिक्योर डिज़ाइन. सो दीज आर ऑल द वल्नरेबिलिटीज़ दैट आर देयर. अभी इनमें से सारी चीज़ें हम एक दिन में नहीं कवर करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज़ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एंड क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, कि ये दोनों वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है एंड देन हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं. सो अभी तक कोई डाउट है इन द DVWA और एनीथिंग दैट वी डिस्कस टिल नाउ? अमरजीत, प्रशांत, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट एंड से. ओके.
सो दिस शोज अ मैपिंग कि पहले 2017 में जो वल्नरेबिलिटीज थी टॉप 10 वो किस ऑर्डर में लिखा हुआ था, एंड देन जो 2021 में वल्नरेबिलिटीज है उनका क्या पोजीशन चेंज हुआ है, राइट. वी कैन सी कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल पहले 5th नंबर पे था, अभी इट इज ऑन द टॉप, राइट. आफ्टर दैट तीन नए वल्नरेबिलिटीज ऐड हुए हैं, लाइक इनसिक्योर डिजाइन, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, राइट. उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स. दीज आर द डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2021, और जो है इनकी रैंकिंग्स भी चेंज हुआ है थोड़ा थोड़ा. सो द फर्स्ट वन, व्हाट इज ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, राइट. सो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से पहले समझते हैं कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल. सो Amarjeet, you can type in the chat box, or Prashant, you can say that what is access control according to you. Are you guys typing? If you are typing, you can just raise your hand so that I know. If you are not clear about access control, then also it is fine. You can write that in the chat box as well. That means which we are allowed to access the certain data of the app and resources. Yes, exactly. So अभी क्या होता है ना, जैसे आप मान लो कि आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है, राइट, जिसका एक लॉगिन पेज है. जैसे ये आपका वेब एप्लीकेशन है, ये आपका लॉगिन पेज है, एंड देन आपने यहाँ पे लॉगिन तो कर लिया, राइट. अब लॉगिन करने के बाद सपोज ये आपका यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट. सो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स भी आके सेम लॉगिन पेज पे लॉगिन करते हैं, स्टूडेंट्स भी आके यहीं पे लॉगिन करते हैं, राइट. बट अब एक स्टूडेंट के लिए जो जो पेजेस अवेलेबल होगी, जो जो पार्ट्स वेबसाइट का वो विजिट कर पाएगा, वो सेम चीज़ें टीचर्स में भी कर सकता है, बट कुछ ऐसी पेजेस भी होगी जो सिर्फ टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट. सो उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल. की अगर कोई है स्टूडेंट टाइप का यूज़र है, तो वो बस स्टूडेंट पूल के जो पेजेस होंगे उनको ही एक्सेस कर पाए, और जो यहाँ पे टीचर्स के वेब पेजेस होंगे उनको एक्सेस फिर ना कर पाए, राइट. सो दिस इज व्हाट वी बेसिकली मीन बाय एक्सेस कंट्रोल. की ऑथेंटिकेट करने के बाद ये फिक्स करना कि कौन से पेजेस को या फिर कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस देना है किस किस यूजर्स को, राइट. सो इसमें क्या है, जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है उसका क्या मतलब है कि जो ये हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम था, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. इसमें कुछ ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल रहा है हमें वेबसाइट में की पेजेस को. जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, मे बी उसको टीचर वाले पेजेस मिल गए, टीचर के पास है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या असाइनमेंट मार्क्स देने हैं, उसको ऐड करने का एक पेज है, उसका एक्सेस मिल जाता है स्टूडेंट को, बिकॉज देर इज अ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल. सो दैट्स वाई वी कॉल इट अनऑथराइज्ड एक्शंस वो प्रोवाइड कर पा रहा है. मे बी वो डेटाबेस में जाके रीड कर पा रहा है, राइट कर पा रहा है कि किस स्टूडेंट को मार्क्स चेंज कर पा रहा है. दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट. तो इसका जो ये रिजल्ट कहाँ से करता है कि इनएडिक्वेट यूजर रेस्ट्रिक्शन, कि आपने रेस्ट्रिक्ट सही से नहीं किया बैकएंड में, मे बी आपने हर पेज पे वो सही से अपने लॉजिक्स इंप्लीमेंट नहीं करी है, कि जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी आके घुस पा रहा है वहाँ पे, राइट. इसके अलावा क्या होता है, अनऑथराइज डेटा एक्सपोजर है, मॉडिफिकेशन है या फिर डिस्ट्रक्शन है, कि ऑथराइज्ड लोग ही कर पाए उस चीज़ को आपको मेंशन करना है, राइट, कि आपको उस लॉजिक को इंप्लीमेंट नहीं किया आपने. दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम. एंड दिस इज द अलार्मिंग रेट कि 94% ऑफ द टेस्टेड एप्लीकेशंस एवरेज इंसिडेंस रेट ऑफ 3.8%, राइट. सो जो टेस्टेड एप्लीकेशंस थे उनमें से 94% में दिस इज द रेट ऑफ विच द इंसिडेंस ऑकर. दैट मीन्स कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की प्रॉब्लम मिलती है कि 94% जो एप्लीकेशन हमने टेस्ट किए थे उनमें से अराउंड 4% एप्लीकेशंस में था ये प्रॉब्लम, राइट. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल होता क्या है. So just to understand with a diagram as well here. तो ये यूज़र है एंड सपोज देर इज अ सर्वर विच इज़ आइडेंटिफाइंग इट. दैट मीन्स यहाँ पे उसने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के वो यहाँ पे लॉग इन करने आता है, एंड ये सर्वर आइडेंटिफाई करता है, एंड देन वो क्या करेगा कि वो डिफाइन करेगा कि हाँ ये यूज़र है, इसको किस किस पार्ट का एक्सेस है. मे बी ही ओनली हैज़ एक्सेस टू दिस डेटाबेस सर्वर एंड दिस वेब सर्वर, राइट. बट अगर एक्सेस कंट्रोल सही से नहीं है, देयर इज अ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, देन इन दैट केस क्या होगा, जो अटैकर है वो यहाँ पे आएगा, वहाँ से वो कहीं भी जा सकता है, वो वेब सर्वर में भी जा सकता है,
वो मेल सर्वर में भी जा सकता है, यहाँ पे उसको अथॉरिटी भी नहीं दी हुई है, राइट। तो इसमें कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज क्या क्या होती है, जैसे कि एक्सेस कर सकते हो आप, कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, किसी और का रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो वायलेट हो जाता है। आप मे बी कोई यूआरएल में कुछ चेंज कर देते हो एंड उससे क्या होता है, आप दूसरे यूजर का डेटा एक्सेस कर लेते हो। जैसे कि सपोज देर इज अ यूआरएल विच सेज, just a minute, suppose there is a URL which opens the profile of a user, right, and यहाँ पे एक user ID equals to ऐसे कुछ है, जहाँ पे आप ABC123 ऐसे कुछ एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, राइट। अभी अगर ऐसा हो जाता है ना कि आप अपना प्रोफाइल तो विजिट कर रहे हो, तब आपको ऐसा यूआरएल दिख रहा है, एंड सडनली आप जब यहाँ पे 123 की जगह पे 122 करते हो, तो जिस भी यूजर का आईडी है ABC122 आपको वो दिख जा रहा है। सो दैट मीन्स देर इज अ प्रॉब्लम, राइट, कि आपने इस यूआरएल को कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो आपने एक्सेस कंट्रोल मेंटेन नहीं किया, किसी और का प्रोफाइल का डेटा आप एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। आप व्यू या फिर एडिट भी कर सकते हो दूसरे के अकाउंट्स को, आप व्यू मैंने शो कर लिया। नाउ अगर वहाँ पे एडिट एक्सेस है, वहाँ पे कुछ फॉर्म सा खुलता है जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, तो मे बी वो भी आप कर सकते हो वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप एक्टिंग कर रहे हो विदाउट लॉगिंग इन, दैट मीन्स कि आपने लॉग इन नहीं किया बट स्टिल वो जो पेजेस है लॉग इन करने के बाद जो खुलते हैं, आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो। या फिर आप कोई और यूज़र का लॉग इन कर रहे हो कि उसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको नहीं पता, बट स्टिल यू आर लॉगिंग इन एज दैट नेक्स्ट यूज़र। जैसे कि एपीआई का एक्सेस जो है किसी अनऑथराइज्ड ओरिजिन से दे रहा है कि कहीं और जगहों से आ रहा है वहाँ पे एक्सेस, या फिर ऑथेंटिकेटेड या फिर प्रिविलेज जो पेजेस होती है वेबसाइट की, कि लॉगिन करने के बाद ही आपको किसी यूज़र का प्रोफाइल दिखेगा या फिर सिर्फ अपना ही प्रोफाइल दिखेगा। सो उन पेजेस को बिना लॉगिन करे भी अगर एक्सेस कर सकते हो, दीज आर द डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज दैट ऑकर इन द वेब एप्लीकेशंस, दीज आर वेरी कॉमन, राइट। सो अभी इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, सो लेट्स सी दैट। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू कीप अ वेरी इफेक्टिव एक्सेस कंट्रोल ऑन द सर्वर साइड, राइट, कि सर्वर साइड में आपको या फिर सर्वरलेस के केस में जो भी एपीआईज है वहाँ पे आपको एक्सेस कंट्रोल को बार बार चेक करना पड़ेगा इन अ प्रॉपर मैनर, राइट। एंड देन आपको डिफॉल्ट डिनाई एक्सेस देना पड़ेगा कि सारे रिसोर्सेज पे जो बाय डिफॉल्ट परमिशन हम देते हैं उसको डिनाई करना पड़ेगा, एंड ओनली दोज हैव द एक्सेस की अलाउड है, बस वही लोगों को एक्सेस आए या फिर वही लोगों को विजिबल हो वो डेटा। एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स कंसिस्टेंटली करना है, कि पूरे वेबसाइट में ही एक्सेस कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं कि कुछ पेजेस में किया एंड देन कुछ पेजेस में हमने नहीं किया। सो उसके बाद आपको जो भी अगर फेलियर होता है तो उन केसेस में लॉगिंग करनी पड़ती है, आपको लॉग्स रख मेंटेन करना पड़ता है, एंड जो OAuth का स्टैंडर्ड्स होता है फॉर सिक्योर JWT टोकन एक्सेस, उनको मेंशन करना है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स दैट यू कैन टेक टू प्रिवेंट एक्सेस कंट्रोल प्रॉब्लम्स और ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, राइट। सो एक्सेस कंट्रोल में ना एक जो बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटी है वो है वीक सेशन आईडीज़ की। मैंने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, सो लेट्स डिस्कस इट इन अ बेटर वे नाउ। सो इसको हम लोग क्या करने, इसका मतलब क्या है कि जब एक यूज़र का सेशन जनरेट हो रहा है ना, वो लॉग इन हुआ, उसका एक सेशन जनरेट हुआ, सो उसकी एक सेशन आईडी बनती है, कुकीज़ जब क्रिएट हुई उसकी एक सेशन आईडी बनती है, राइट। सो उस केस में क्या है कि वो जो सेशन आईडी है वो मान लो ऐसा नंबर है 1 या फिर मे बी 100 समथिंग। सो बहुत इजीली गेसेबल नंबर है, कोई रैंडमाइजेशन नहीं है कि अगर पहला यूज़र ने जनरेट किया सेशन तो फिर 1, उसके बाद नेक्स्ट को 2, इधर नेक्स्ट को 101। सो इन दिस वे इफ़ यू डू इट दैट मीन्स द सेशन आई डी इज़ ईजिली गेसेबल। मैं गेस कर सकता हूँ जो तीसरा यूज़र है उसका सेशन आई डी क्या रखा होगा, एंड मे बी मैं उसको यूज़ करके किसी वेबसाइट के ऐसे पार्ट्स को एक्सेस कर सकता हूँ जो बस उसी यूज़र के पास है, राइट। सो इस चीज़ को हम देखने वाले हैं अलॉन्ग यूजिंग DVWA। सो DVWA में क्या है, फर्स्ट स्टेप कि हम नेविगेट करेंगे वीक सेशन आईडीज पेज पे, एंड देन वी विल डू अ फ्यू थिंग्स। सो लेट्स एक्सप्लॉइट द वीक सेशन आईडी इन DVWA। सो मैं अपनी काली मशीन में आ गया, एंड नाउ आई विल रन द डॉकर कंटेनर, राइट, डॉकर रन RM, एंड देन आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट। सो यहाँ पे मैंने पोर्ट बाइंड कर रखा है यहाँ पे, विच मीन्स कि मैं अपने लोकल होस्ट से एक्सेस करने वाला हूँ इसको अभी, राइट। सो -P करके मैंने पोर्ट बाइंड कर रखा है, सो इसलिए मैं यहाँ पे 172 से भी कर सकता हूँ, और मैं लोकल होस्ट 81 लिख के भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर वेबसाइट को। सो मैं आ गया, मेरा DVWA ओपन है। सो नाउ आई विल क्रिएट और रीसेट द डेटाबेस। रीसेट कर लिया मैंने, एंड नाउ आई विल जस्ट गो बैक होम
और या एक बार मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ. सो नाउ वंस आई हैव लॉग्ड इन, अभी मैं क्या करूँगा, ये अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ है. सो यहाँ पे DVW सिक्योरिटी पे जाके मैं देख सकता हूँ कि क्या सिक्योरिटी लेवल है. इसको मैं सबसे पहले लो कर लेता हूँ. सबसे लो पे पहले हम देखते हैं सो दैट इट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ हम क्या करेंगे, वीक सेशन आईडीज़ पे जाते हैं, राइट. वीक सेशन आईडीज़ पे जाके लेट्स जनरेट अ न्यू कुकी. दिस पेज विल सेट अ न्यू कुकी कॉल्ड DVWA सेशन ईच टाइम द बटन इज क्लिक. जब भी हम क्लिक करेंगे इस बटन को, एक नया कुकी क्रिएट होगा. आप अपने ब्राउजर के डेवलपर ऑप्शंस में जा सकते हो ऐसे बाई प्रेसिंग Ctrl+Shift+I. एंड देन यहाँ पे जाके ना आपको स्टोरेज में जाना है, क्योंकि कुकीज़ कहाँ स्टोर होती है, कुकी स्टोरेज सेक्शन में स्टोर होती है हियर, राइट. यहाँ से आपको मिल जाएगा कुकीज़ जो भी स्टोर्ड हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेशन है वो 1 है. अब अगर अगेन मैं प्रेस करता हूँ एंड देन इफ आई गो अगेन टू कुकीज़, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे जो नया सेशन, नया कुकी जो जनरेट हो रहा है वो 2 है. ऐसे करके जितने भी कुकीज़ जनरेट होंगी वो एक एक करके उसका नंबर इंक्रीमेंट होता जा रहा है, राइट. दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई, राइट. अगेन अब 3 पे आ गया है यहाँ पे. दिस वॉज हाउ अबाउट अ वीक सेशन ID, राइट. अभी इसको देखते हैं थोड़ा, इसका कोड देखते हैं कि कैसे इसमें कोड कर रखा है, राइट. I'm just turning my virtual machine on. I'll just run the Docker container, docker run. Let's just wait for it to start. तो अभी ये कंटेनर स्टार्ट कर रहा है ना. दिस इज माई वेब DVWA एप्लीकेशन. अब मैं इस पर लॉग इन करता हूँ. It is asking me to set up. Let's do that. यहाँ पे ना हम सोर्स कोड को भी पढ़ सकते हैं यहाँ से, राइट. इन दिस वे यू कैन एक्चुअली रीड द सोर्स कोड एज वेल. यू कैन सी कि यहाँ पे जो ये जनरेट हो रहा है कुकी, कितना सिंपल तरीके से इन्होंने कर रखा है. यहाँ पे बस देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट जो मेथड है वो पोस्ट होना चाहिए, कि अगर यूज़र के पास से पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है तो इन दैट केस जो लास्ट सेशन है ना उसके आईडी को ले रहा है, कि अगर लास्ट सेशन आईडी नहीं मिलता है देन वो 0 पे सेट करेगा, और अगर लास्ट सेशन आईडी मिलता है तो उसके बाद प्लस प्लस करेगा. दैट मीन्स पहले वो आके चेक कर ले रहा है कि अगर लास्ट सेशन आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं. अगर नहीं करती तो लास्ट सेशन आईडी को डिफॉल्ट 0 वैल्यू दे देता है, एंड देन प्लस प्लस करके वो एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा है. दैट मीन्स हम जैसे एक एक सेशन जनरेट करते रहेंगे 1 से लेके वो फिर प्लस प्लस होकर नंबर बढ़ता रहेगा, राइट. वहाँ पे कोई रैंडमनेस नहीं है. इस चीज़ को कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, इस आईडी को, राइट. एंड फिर इस आईडी को कोई गेस कर सकता है, किसी और की सेशन में घुस सकता है इन दैट वे. दिस वॉज द प्रॉब्लम विथ इट. एंड यहाँ पे आप व्यू हेल्प भी कर सकते हो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा पढ़ने के लिए, कि क्या ऑब्जेक्टिव है, लो लेवल पे क्या हो रहा है, राइट. मीडियम लेवल पे क्या है, ऑल दोज थिंग्स यू कैन रीड. और फिर आप धीरे धीरे अलग अलग लेवल्स के साथ इसको ट्राई कर सकते हो, कि अगर लेवल हम यहाँ पे सेट करते हैं मीडियम पे तो फिर किस लेवल का कैसे लॉजिक से बन रहा है वो कुकी, उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट है उसको गेस करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन एक्चुअली ट्राई आउट.
So this was what we did there, right? So अभी बात करते हैं एक टूल के बारे में जो कि हमें वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए वल्नरेबिलिटीज को असेस करने के लिए हेल्प करती है, विच इज़ नोन एज बर्ब स्वीट, राइट? सो इट्स अ सूट ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स, राइट? यहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स है जिसका ये एक कलेक्शन टाइप का है, राइट? तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑन वेब एप्लीकेशंस के लिए, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड पोर्टस्विगर. सो दिस इज द कंपनी एंड दिस इज देयर प्रोडक्ट विच इज़ बर्ब स्वीट. तो इसमें फ्री और पेड वर्जन आपको दोनों मिलता है, बट फॉर आवर टास्क द कम्युनिटी वर्जन विच इज़ फ्री विल बी इनफ फॉर अस, राइट? तो इसमें अलग अलग टाइप्स के टूल्स है, जैसे बर्ब प्रॉक्सी है, बर्ब स्पाइडर है, इंट्रूडर एंड अदर थिंग्स आर देयर. सो फॉर दिस क्लास we will be focusing on burp proxy. And so why do we need to learn burp suite, or why do we need to use burp suite, right? So it's a comprehensive testing suite. हमने जैसे देखा कि इसमें अलग अलग टूल्स है अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ के लिए. Then we can identify the vulnerabilities very easily with it. We can also customize the testing part, right? And then we have the real time monitoring with it. So this is basically their website. You can visit, and फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड, एंड देन जो भी आपका एप्लीकेशन, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट? यू कैन ऑल्सो गो स्ट्रेट टू डाउनलोड, आई गेस. या तो जैसे अभी मैं विंडोज़ पे हूँ तो ये विंडोज़ ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, बट इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन. आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे इसको डाउनलोड कर सकते हो. लिनक्स के लिए कर सकते हो, मैक ओएस के लिए कर सकते हो, राइट? दिस इज़ द डाउनलोड पेज एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू. अब अगला क्या है, जैसे ही हमने बर्ब स्वीट डाउनलोड कर लिया एंड हम जब ओपन करते हैं ना बर्ब स्वीट पे, सो इट स्टार्ट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, राइट? तो डिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, जो डिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट है जिनको आप सेव कर सकते हो, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए. बट इन आवर केस वी आर गुड टू गो विथ द टेम्परेरी प्रोजेक्ट इन मेमोरी, बिकॉज हमें बस टेस्ट करना है उस टाइम पे, हमें ऐसा कुछ डेटा अभी नहीं स्टोर करना. सो वी विल बी चूजिंग दिस, राइट? और उसके बाद हम नेक्स्ट करके हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग द बर्ब डिफ़ॉल्ट. तो हमें कुछ कस्टम सेटिंग्स नहीं चाहिए, हमें बाय डिफ़ॉल्ट बस बर्ब स्वीट को स्टार्ट करना है, एंड दिस इज़ हाउ द एप्लीकेशन लुक्स लाइक. सो लेट्स चेक इट आउट आवरसेल्व्स. सो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं आएगा, तो आपको काली लिनक्स में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा बर्ब स्वीट, एंड इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग इट, राइट? थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, एंड यू कैन इग्नोर दिस. सो इट इज़, सो ऐसे खुलता है यहाँ पे कि वेदर यू वांट टू स्टार्ट अ टेम्परेरी प्रोजेक्ट और अदर थिंग्स, जैसे हमने देखा. एंड देन वी कैन गो नेक्स्ट जाके हम डिफ़ॉल्ट लेंगे, हम कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ भी लोड कर सकते थे. सो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने बस अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बर्ब स्वीट से. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, राइट? सो ये जो है इसका पूरा UI है. यहाँ पे अलग अलग टूल्स हैं, इंट्रूडर है, रिपीटर है, राइट? So the first one and the one that we are going to use today is the burp proxy. So we are going to learn about burp proxy, या फिर हम यूज़ करने वाले हैं इसको. इससे क्या होता है कि ये इंटरसेप्टिंग टूल है जो कि सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है. जैसे ही आपने ब्राउज़र पे जाके आपको एक सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी होती है. आफ्टर दैट जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट डाल रहे हो ना ब्राउज़र के थ्रू, आप किसी भी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करते हो, तो वो बर्ब प्रॉक्सी के थ्रू जाता है. दैट मीन्स कि आप इसके थ्रू आपका रिक्वेस्ट पास होगा, दैट विच विल हेल्प यू कि आप इंटरसेप्ट कर सकते हो HTTP के ट्रैफिक को. आप इंटरसेप्ट करके देख सकते हो क्या क्या पैरामीटर्स पास हो रहा है, राइट, रिक्वेस्ट के साथ, एंड क्या क्या रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, उसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो. एंड देन द मेन पार्ट इज कि आप मॉडिफाई कर सकते हो रिक्वेस्ट को. तो सपोज कोई पर्टिकुलर सेट पैरामीटर सेंड हो रहा था जिसकी वजह से डेटा आ रहा था, आपने रीड किया, आपने अंडरस्टैंड किया, एंड जैसे कि सपोज एक सेशन आईडी के साथ कुछ हो रहा था कि आपने सेशन आईडी पास किया एंड उसके बेस पे कुछ डेटा आ रहा है. तो जैसे कि हमने देखा कि अगर वीक सेशन आईडी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, गेस करेंगे किसी और यूज़र का सेशन आईडी, एंड हम जब वो पास कर देंगे ना, सो उसका डेटा आ जाएगा मुझे. सो इन दैट प्लेस इट विल हेल्प अस.
राइट। इससे क्या करेंगे, HTTP ट्रैफिक को लॉग करेंगे, रिव्यू कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं कोई भी चेंजेस अगर हुआ है तो, राइट। एंड दीज आर द मेन ऑप्शंस दैट कम विद द इंटरसेप्टर। सो उसमें हम या तो रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट है वो टारगेट पे पहुंच जाए, या तो फिर हम रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट द रिक्वेस्ट वोंट रीच द टारगेट, तो वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एंड फाइनली यू कैन एडिट द रिक्वेस्ट, जहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो कि क्या पैरामीटर्स पास हो रहा है क्या नहीं, एंड देन यू विल सेंड द रिक्वेस्ट। सो जैसे कि हमने DVWA देखा ना, this is another such application which is very beneficial for testing and learning purpose. So इसे हम क्या कहते हैं, इसे this is known as OWASP Juice Shop, and ये एक और insecure web application है which is designed for security training, and this is built in JavaScript, right? So ये mainly Angular framework use हुआ है and JavaScript से ये build हुआ है, right? So you can just go to the website to visit it, एंड यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हो कि ये कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग, राइट। कि रेस्ट APIs यूज होती है यहाँ पे, एंड इट यूजेस जावास्क्रिप्ट। सो ये इसका कुछ UI है। वी ऑल्सो हैव द डॉकर इमेज फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एज वेल, एंड डॉकर इमेज से हम इसको रन कर सकते हैं 172.17.0.2 एंड इट रन्स ऑन पोर्ट नंबर 3000, राइट। क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है तो बैकएंड में Node.js चल रहा होगा, सो उसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है। अगर Node.js पे आप एप्लीकेशन अगर आपने पहले रन किया है, सो डिफॉल्ट जो होता है 3000 पोर्ट पे वो रन करता है, राइट। So now let's see how I can exploit a broken access control vulnerability which is present in the Juice Shop application, right? और इसके लिए हम लोग burp suite भी यूज करेंगे, burp proxy हम टूल यूज करेंगे इसके लिए। So this is my Kali Linux machine। अभी मैं अपने मशीन में आ गया, and now I will just pull the Docker image from the Docker Hub, और उसके बाद मैं एक Docker कंटेनर रन करूंगा यहाँ पे। So मैंने एज अ रूट यूज़र लॉग इन कर लिया है, राइट, सो दैट मुझे बार बार sudo कमांड यूज़ ना करना पड़े डॉकर के साथ। एंड देन डॉकर रन करके आई जस्ट नेम द कंटेनर, जूस ऐप नाम दे दिया मैंने उसको, एंड दिस इज द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ द डॉकर इमेज, और मैं -d करके डिटैच मोड पे रन कर रहा हूँ। एंड नाउ आई विल जस्ट डॉकर ps टू चेक कि हाँ ये कंटेनर रन हो रहा है, एंड मैं डॉकर इंस्पेक्ट करके मैं क्या चेक करूँगा कि उसका IP एड्रेस क्या है, राइट। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3000 पोर्ट पे रन हो रहा है, सो आई विल जस्ट इंस्पेक्ट, और यहाँ पे मैं ये ID डालूंगा। सो वंस आई हैव डन दैट, मैं देख सकता हूँ कि इस IP एड्रेस पे रन हो रहा है मेरा डॉकर कंटेनर। सो मेरा सर्वर का जो IP एड्रेस है दैट विल बी 172.17.0.2, और पोर्ट नंबर 3000 पे रन हो रहा है एप्लीकेशन। हम यहाँ पे Nmap से स्कैन भी कर सकते थे पता करने के लिए कि कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, बट वहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल था। सो दिस इज हाउ द होल UI लुक्स लाइक। मैंने कुछ चैलेंजेस पहले कवर किए थे, सो इट इज सेइंग दैट, सो वी कैन इग्नोर दैट पार्ट, राइट। सो ये है। अब इसमें ना एक चैलेंज है विच सेज दैट यू हैव टू फाइंड द कार्ट एक्सेस, राइट। सो जैसे आप देख सकते हो ना, ये एक प्रोडक्ट्स का पेज है, जैसे जूस शॉप है तो इट्स लाइक अ शॉपिंग वेबसाइट। तो यहाँ पे एक कार्ट है, आपको अकाउंट्स है, आप लॉगिन वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो चीज़ों को कार्ट में। सो इसमें एक चैलेंज है विच टेल्स यू दैट यू हैव टू एक्सेस द कार्ट ऑफ सम अदर यूजर। आप किसी भी दूसरे यूजर का कर सकते हो, बट आपको किसी और यूजर का कार्ट एक्सेस करके आपको चेक करना है, राइट। एंड इट इज हैविंग द स्कोरिंग फंक्शनलिटी एज वेल इन दिस वेबसाइट। तो आप जैसे भी कोई चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो ना, आपको यहाँ पे मैसेज आ जाता है, राइट। एंड स्कोर वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट एज वेल। सो दिस इज द हाउ द वेबसाइट लुक्स लाइक, एंड यहाँ पे आपको पहले तो लॉग इन कर लेना है, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन देन यू हैव टू गो टू द कार्ट एंड चेक कि कार्ट में क्या है। पहले हम देखते हैं कि कार्ट में एग्जैक्टली है क्या मेरे कार्ट में, पर्सनली जिस अकाउंट से मैं लॉग्ड इन हूँ। सो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कार्ट एम्प्टी है, मेरा बास्केट एम्प्टी है। सो अभी देखना पड़ेगा कि ये जो भी कार्ड डिटेल्स है ये कहीं से तो डेटाबेस से आ रहा होगा, राइट। कि कहीं डेटाबेस में हमने स्टोर करा होगा उस डिटेल को, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे APIs यूज होते हैं डेटाबेस से डेटा वगैरह फेच करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट द APIs आर सेइंग। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डीबग मोड में जाएंगे, राइट। ब्राउजर के डेवलपर टूल्स में हम जाएंगे, एंड देन विल सी। सो उससे पहले बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज बर्प प्रॉक्सी विथ इट, बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है उसके बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मुझे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मुझे बर्प प्रॉक्सी यूज करना है।
तो बर्प प्रॉक्सी यूज़ करने के लिए मुझे प्रॉक्सी पे सेटअप करना है. सो हमें पहले ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाना है, एंड वंस वी आर इन द सेटिंग्स ऑफ, तो सेटिंग्स में जाके ना हमें फाइंड करना है प्रॉक्सी सेटिंग्स क्या है. तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारा एक प्रॉक्सी सर्वर है जो कि हमारा खुद का डिवाइस का ही लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस था, राइट. ये हमारे लोकल डिवाइस का ही आईपी एड्रेस है, 120 लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है 127.0.0.1. एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी रिक्वेस्ट मेरे ब्राउज़र से जाए पहले उस एड्रेस पे जाएगा, एंड उसके बाद वहाँ से वो फिर आगे जाएगा. दैट्स द वर्क ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर. एंड नाउ आई विल जस्ट ओपन बर्प स्वीट एज वेल. सो दिस इज हाउ इट इज़ ओपन, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी. It is just starting the project. एंड मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है, राइट. तो इसके बाद मेरे को बर्प प्रॉक्सी में जाना है. सो आई जस्ट गो देयर. एंड अभी के लिए ना मैंने इंटरसेप्टर को ऑन नहीं किया है, राइट, कि मैं इंटरसेप्ट नहीं कर रहा हूँ ट्रैफिक को. जो भी ट्रैफिक आएगा मैं उसको पास थ्रू करने दे रहा हूँ. दैट इज़ द बाय डिफॉल्ट बिहेवियर. जब तक आप इंटरसेप्टर ऑन नहीं करते तब तक वहाँ पे जाके स्टॉप नहीं होती रिक्वेस्ट. सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं चेक करूँगा कि क्या क्या रिक्वेस्ट जा रही है. मैंने अपने ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स में गया, मैं इंस्पेक्ट करके मैं देख रहा हूँ कि कौन सी एड्रेसेस पे जा रहा है, क्या क्या पैरामीटर्स पास हो रहे हैं. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि जैसे कि हु एम आई कुछ रिक्वेस्ट जा रहा है, फिर हम चैलेंजेस के नेम्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. कुछ इमेजेस को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे एक है NAN कुछ आ रहा है. सो लेट्स सी व्हाट इज NAN. सो जैसे ये रिक्वेस्ट हम करते हैं ना, तो ये कुछ तो बोल रहा है अनऑथराइज्ड एरर, नो ऑथराइजेशन हेडर नॉट फाउंड. दैट्स ओके, बट हम देख रहे हैं कि ये एक रेस्ट एपीआई को कॉल जा रहा है विद बास्केट, एंड उसके पास NAN मतलब क्या है कि कोई वैल्यू नहीं जा रही या कोई डिफॉल्ट वैल्यू अभी यहाँ पे पास हो रहा है. सो दैट वाज अ डिफरेंट चैलेंज दैट वी डिड, बट दैट्स डिफरेंट. सो अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो NAN जा रहा है, यहाँ पे अगर मैं कुछ और पैरामीटर पास करता हूँ तो कुछ रिस्पॉन्स आता है. जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ना डेटा तो आ रहा है कुछ, बट क्योंकि हमने यहाँ पे शायद नल वैल्यू सेंड किया तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में भी नल आ रहा है. सो लेट्स सी इफ आई कैन सेंड समथिंग विच विल गिव मी सम वैल्यूज, राइट. क्योंकि मे बी मैंने अभी कार्ट में कुछ डाला नहीं है, तो मे बी इसलिए मेरे पास यहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है. सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू सी कि अभी अगर मैं इस रिक्वेस्ट को थोड़ा चेंज करके देख सकता हूँ क्या. उसके अलावा मुझे और रिक्वेस्ट में कुछ मिला नहीं है अभी तक, है ना. सो नाउ आई हैव टर्न ऑन द इंटरसेप्टर, एंड फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ. अभी जब जैसे ही मैंने रिलोड किया ना पेज को, तो मैं साथ के साथ बर्प स्वीट मेरा ओपन हो जाएगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं. सो मैं एक बार दोबारा इसको रिलोड करता हूँ. सो इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ, तो आई गेट द पेज, राइट. मेरे पास कार्ट आ गया. तो मैं इंटरसेप्टर को अगर ऑन करके फिर मैं दोबारा रिलोड करूँगा ना, देन मेरे ऐसे ओपन हो जाता है, इंटरसेप्टर पे आ जाता है. सो जो पहला रिक्वेस्ट था वो आया. मैं देख रहा हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट है मैं इनको रीड कर रहा हूँ कि ये एसेट्स ले रहे हैं, कुछ नॉर्मल से रिक्वेस्ट है जिनसे पेज की कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है. सो मैं इनको फॉरवर्ड होने दे रहा हूँ, आगे आगे जाने दे रहा हूँ. मैं जाके चेक करूँगा जहाँ पे वो जो NAN सेंड हो रहा था ना, रिक्वेस्ट बास्केट जो जा रहा था, मैं वहाँ पे जाकर मुझे चेक करना है. जैसे कि यूज़र का डिटेल आ रहा है, दैट इज़ फाइन, रेस्ट बास्केट NAN, राइट. तो यहाँ पे वो बास्केट है और वो वेबसाइट भी बास्केट है, तो दैट मीन्स वो बास्केट की डिटेल्स यहाँ पे कॉल कर रहा है. सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ NAN. तो अभी इसको एडिट कर रहा हूँ मैं, एंड लेट्स से मैंने 1 डाल दिया. सो जैसे ही मैंने 1 डाल दिया और मैं उसको फॉरवर्ड किया, सो आई कैन सी कि मेरे को कार्ट में कुछ डिटेल्स आ गई अचानक से, राइट. सो दैट इज़ बिकॉज कि मे बी आई वॉज पासिंग द यूज़र ID और सेशन ID ऑफ दैट यूज़र, और मैंने गेस किया कि जो फर्स्ट यूज़र आया होगा उसका सेशन ID 1 होगा. सो अगर उसने कुछ कार्ट में ऐड किया है देन आई कैन एक्चुअली सी दोज थिंग्स हियर, राइट. हम इसको दोबारा से लॉगिन रिलोड करके भी चेक कर सकते हैं कि दोबारा रिलोड करके हम दोबारा से ऐसे आगे जाएंगे एंड वी विल मॉडिफाई इट टू मे बी 2. तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेट्स सी व्हेन इट कम्स, सो फिर से बास्केट NAN आया, तो यहाँ पे मैं अगेन 2 डाल के देखता हूँ क्या होता है. सो नाउ आई अगेन गॉट एक्सेस टू दैट, राइट. सो इस तरीके से हम बर्प प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी है सेशन IDs के, वीक सेशन IDs की, सो वी कैन देन एक्चुअली एक्सप्लॉइट दैट.
सो दिस इज़ हाउ वी कैन ऑल्सो चेक द HTTP हिस्ट्री से हमें पता लगेगा कि क्या क्या रिक्वेस्ट गए थे, उनका रिस्पॉन्स क्या था एंड ऑल दैट. सो and you can basically learn more about burp proxy from burp suite from here. Just a minute. You can actually use this YouTube link to so you can go there. This was our meetup about burp suite, so you can go there and learn in more details about burp suite from there as well, right? सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी पे, या फिर नेक्स्ट जो लिस्टेड है यहाँ पे थ्रेट, दैट इज अबाउट क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स, राइट? सो क्रिप्टोग्राफी भी हमने पढ़ रखा है, राइट? कि क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं सो दैट कि वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ना ट्रैवल करे और कोई बीच में आके उसको डेटा को इंटरसेप्ट ना करके रीड कर ले, राइट? सो इट वॉज प्रीवियसली नोन एज सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर. दैट मीन्स कि वो फोकस करता था कि क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स के ऊपर ही, कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोज ना हो जाए फॉर दैट. सो राइट, सो अभी उसको रीनेम करके कर दिया हमने क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स, राइट? सो इसमें क्या होता है, ये फोकस करता है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स पे, जो कि सिम्टम है सेंसिटिव डेटा लॉस का. इट एम्फसाइजेज ऑन सिक्योरिंग द सेंसिटिव डेटा, कि जो भी सेंसिटिव डेटा है, जैसे कि आप किसी यूजर का अगर पासवर्ड स्टोर कर रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अगर आप फॉर सम रीजन स्टोर कर रहे हो, सो इट शुड बी इन अ एनक्रिप्टेड फॉर्म. और वो एनक्रिप्शन भी ऐसी होनी चाहिए कि वो कोई भी आके इजीली ब्रेक ना कर ले, राइट? इसका जो टारगेट होता है वो वही है कि वीक क्रिप्टोग्राफिक एलिमेंट्स अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, या फिर डिप्रिकेटेड हैश फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बहुत पुराने कोई हैश फंक्शंस है या फिर इंक्रिप्शन के फंक्शंस हैं, वो जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको हम यूज़ ना करें. एंड इट एडवोकेट्स फॉर टाइमली डेटा डिस्पोजल एंड एनक्रिप्शन करना है, कि सिक्योर प्रैक्टिसेस हमें लेना है एंड वी हैव टू एनक्रिप्ट द डेटा दैट वी आर स्टोरिंग. सो बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में क्या होता है ना, कि सपोज यू हैव एन एक्सेस टू अ डेटाबेस फॉर समहाउ, आपने कुछ अटैक्स किया और आपको डेटाबेस मिल गया जहाँ पे पासवर्ड स्टोर्ड है यूज़र के. अब उसके बाद क्या करोगे, पासवर्ड में भी आपने एनक्रिप्ट करके भी स्टोर कर रखा है सो दैट नोबडी कैन इजीली चेक. की प्लेन टेक्स्ट में तो नहीं है, चलो ठीक है, आपने देख के आपको नहीं पता चलेगा किसका पासवर्ड है या क्या है. बट अगर जो एनक्रिप्शन या फिर जो हैशेस आप स्टोर कर रहे हो, यूजुअली पासवर्ड्स को हम लोग हैश स्टोर कर रहे होते हैं अपने डेटाबेसेस में, राइट? पासवर्ड्स को हम एनक्रिप्ट करके नहीं, हैश करके स्टोर करते हैं. सो अगर वो हैश फंक्शन जिसको हमने यूज़ किया था वो इतना आउटडेटेड है कि उसको कोई भी ब्रेक कर सकता है, तो फिर ये अटैकर क्या करेगा, वहाँ से आपका जो ओरिजिनल पासवर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा. एंड आफ्टर दैट वो चेक कर सकता है कि दूसरे ऐप्स पे भी क्या है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम सेम पासवर्ड अलग अलग जगहों पे भी यूज़ करते हैं, राइट? सो उस केस में वो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है. एंड आपकी अकाउंट की जो उसने एक्सेस यहाँ से ली थी, मे बी आपकी कोई सोशल मीडिया साइट से ली थी, और आपका सेम पासवर्ड अगर आपने किसी बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज़ किया था, तो वहाँ जाके भी वो उसको एक्सेस कर सकता है. So this is also a reason that people suggest that you should not keep same passwords on different websites as well. So अभी ये तो था कि क्रिप्टोग्राफिक फेलियर है, कि क्रिप्टोग्राफिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, राइट? वो इनक्रिप्टेड नहीं था सही से. तो अभी कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, कि इनसिक्योर या फिर वीक क्रिप्टोग्राफिक जो एल्गोरिदम्स होते हैं, जो बहुत पुराने एल्गोरिदम्स हैं, या फिर जो कीज़ होते हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के केसेस में, कि जो कीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, वो रैंडमाइज नहीं है, या फिर आप जो है रीयूज़ कर रहे हो आईवीज़ को. आईवी क्या होता है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर होता है, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम कीज़ वगैरह जनरेट कर रहे होते हैं या फिर एनक्रिप्शन में यूज़ होती हैं. तो उस केस में वो अगर बार बार सेम वेक्टर रीयूज़ कर रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम है. देन अगर आप ऑब्सोलेट हैशिंग टेक्निक्स यूज़ करो, जैसे कि MD5 हो गया, SHA-1 हो गया, ये जो है बहुत पुराने एल्गोरिदम्स हैं एंड दे आर नॉट दैट केपेबल इन दिस डेज. तो अभी मोस्टली इनको यूज़ नहीं किया जाता, बट कुछ पुरानी वेबसाइट्स होगी या फिर कोई वेबसाइट अगर यूज़ कर रही है, सो इन दैट केस दैट इज़ अ प्रॉब्लम. इनएडिक्वेट सर्वर सर्टिफिकेट वैलिडेशंस, एंड देन कि आप एनक्रिप्शन नहीं कर रहे हो अपने जब डेटा ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एंड सिक्योरिटी हेडर्स यूज़ नहीं कर रहे हो, सो इन दैट केस इट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट? उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा आउटडेटेड पैडिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हो, या फिर आप एक्सप्लॉइटेबल एरर मैसेज दे रहे हो, जैसे कि सर्वर अगर बहुत ज़्यादा ही लॉग्स जनरेट करने लग जाएगा ना, तो वहाँ से भी खतरा हो सकता है कि कोई लॉग्स पढ़ के भी चीज़ें समझ सकता है. सो नाउ फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स चेक, दिस इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड क्रैक स्टेशन. एंड यहाँ पे जाके ये जो आपके अलग अलग एल्गोरिदम्स है हैशिंग के, इनका आप हैशेस आप डाल के ब्रेक कर सकते हो, राइट?
और इस केस में क्या है कि नॉन सॉल्टेड जो हैशेस होता है, जो कि मतलब सिंपली आपने एक स्ट्रिंग लिया एंड उसको आपने हैश कन्वर्ट कर दिया, राइट, उस केस में जो यूज़ हो रहा है ये, राइट, जैसे कि पुराना कोई एल्गोरिदम है MD5 वगैरह. सो लेट्स ट्राई दिस आउट कि ये कैसे इजीली हमें निकाल के दे सकते हैं. सपोज आई हैव अ सो मैंने ना एक MD5 हैश जनरेटर टूल ऑनलाइन से निकाला एंड सपोज मैं यहाँ पे एक हैश जनरेट कर रहा हूँ. सपोज मैंने एक पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड, बिकॉज पीपल कीप दीज काइंड ऑफ कॉमन पासवर्ड्स, राइट. तो उसका एक MD5 या फिर SHA-1 का हैश जनरेट हुआ एंड दोनों को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. सो आप एक साथ आप 20 हैशेस डाल सकते हो, राइट. एंड देन अगर आप क्रैक करने जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो दोनों ही उसको कितना इजीली इसने क्रैक कर दिया, राइट. सो हाउ इजीली इट कैन क्रैक द हैशेस एंड आपको जो है प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रहे हैं. सो अगर कोई वेब एप्लीकेशन होगा जो कि इस पर्टिकुलर इसको टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होगा, MD5 या फिर SHA-1 एल्गोरिदम यूज़ करके हैशेस जनरेट कर रहा होगा, देन इन दैट केस यू कैन गेट प्रॉब्लम्स लाइक दिस, राइट. सो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि कैसे वर्क कर रहा है. इसके पास ऑलरेडी ना एक लुकअप टेबल होता है जहाँ पे क्रैक पासवर्ड्स के हैशेस होते हैं, जैसे जो भी कॉमन पासवर्ड्स हैं उनके हैशेस यहाँ पे जनरेट करके ऑलरेडी रखा हुआ होता है एंड फिर इसको यूज़ करके वो मैपिंग निकाल रहा होता है, राइट. तो वैसे वो निकाल रहा होता है इन चीज़ों को. So now how to prevent, right? So to prevent it we need to use some strong cryptographic algorithms. हमें सिक्योर की मैनेजमेंट करना होगा, जो भी हमारी प्राइवेट कीज़ है उनको हमें एब्सोल्युटली सिक्योरली रखना पड़ेगा. उसके बाद हमको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि जो भी सिक्योरिटी में चेंजेस हो रहा है, सो दैट हमें पता चले कि कौन से जो नई एल्गोरिदम्स है जो ज़्यादा सिक्योर है. उसके बाद हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा एनक्रिप्शन ऑन डेटा, कि हम कोई भी डेटा अगर स्टोर कर रहे हैं जो कि सेंसिटिव डेटा है तो उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्म. And we have to routinely conduct security audits to understand that if there is any attack or any breach there. So this is showing for a customer data, but for any data you have to encrypt all the files and backups. उसके बाद network access disable या फिर access control हमें करना पड़ेगा कि जो data जिसको मिलना चाहिए वही मिले. And then we have to ensure physical safety as well, right, कि सर्वर ही कोई चोरी करके ना लेके चला जाए, right. These are the different things. So this was about today's. We have discussed the two different problems that are defined in OWASP top 10. So अभी देखते हैं उनके बेसिस पे हमने कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे सेट किए हैं, राइट. सो आपको क्या करना है, जूस शॉप जो वेब एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया उसको आपको पुल करना है, उसका डॉकर इमेज, एंड देन यू हैव टू रन इट एज अ कंटेनर इन योर लिनक्स मशीन्स. एंड उसके बाद क्या करना है, उसमें सबसे पहला जो चैलेंज होता है ना, आप जब लॉग इन करोगे तब आपको वहाँ पे दिखेगा दैट यू हैव टू फाइंड द राउट टू द स्कोरबोर्ड पेज. उसका राउट आपको ढूंढना है एंड फिर आपको उस पेज में जाना है, राइट. और जब आप उस पेज में पहुंच जाओगे ना, स्कोरबोर्ड पेज में, तो वहाँ पे आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन आता है दैट यू कैन फिल्टर बाय डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़, राइट. तो वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो आइदर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल और यू कैन सिंपली सर्च फॉर दीज, राइट. जो पहला एक चैलेंज होगा फोर्स्ड फीडबैक, जहाँ पे आपको किसी दूसरे यूज़र बन के आपको अपना फीडबैक सबमिट करना पड़ेगा, उसका फीडबैक सबमिट करना पड़ेगा विदाउट लॉगिंग इन एज दैट यूज़र. बस आपको यूज़ करना है कि कैसे एक्सेस कंट्रोल की जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं कि सेशन आईडीज़ वगैरह होती है उनको यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं वो आपको देखना है. उसके बाद क्या करना है, आपको जो वियर्ड क्रिप्टो चैलेंज है जो कि वहाँ पे मेंशन है कि वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना है उनको कि क्या क्या एल्गोरिदम्स मे बी वहाँ पे यूज़ हो रही है जिनको यूज़ करके ना जो कि सही नहीं है, जो कि सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है. जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि द MD5 एक एल्गोरिदम है जो कि सिक्योर नहीं है, राइट. सो इन दैट वे, सो दीज आर द 3 चैलेंजेस दैट यू हैव टू कंप्लीट. एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ना, आप स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हो या फिर आप 1-on-1 कॉल पे आके भी दिखा सकते हो. और अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो कि अगर आपको स्कोरबोर्ड पेज नहीं मिल रहा है या कहीं पे भी आप अटक जाते हो, तो आप उस टाइम पे डिस्कॉर्ड पे क्वेश्चंस कर सकते हो. हम लोग 1-on-1 कॉल्स करके डिस्कस कर लेंगे, राइट. सो दिस वाज अबाउट दिस क्लास. सो